हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक से आगे चलते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हम आज डिटेल में रहते हैं। किस तरह की सोसाइटी थी, क्या था, आज पूरा डिटेल रहेंगे। सबसे पहले 1774 में लुई 16 फ्रांस का फ्रेंच का किंग बना। कब? 1774 में जब वो बना तो पूरी ट्रेजरी, पूरा खजाना फ्रेंच का पूरी तरह एम्प्टी था, पूरा खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि वो इंग्लैंड के साथ 7 इयर्स वार में फंसा हुआ था। 7 इयर्स वार में उसकी टोटल ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, खाली हो गई। और उस ट्रेजरी को फिर से बढ़ने के लिए, क्योंकि रूल करना था, शासन चलाना था, आर्मी को कंट्रोल करना था, आर्मी के लिए सब अरेंजमेंट करना था, तो एक राजा के लिए जरूरी था कि उसके ट्रेजरी में, खजाने में पैसे हो, और इसके लिए वो फिर से टैक्स अप्लाई करना चाहता था। तो वो किंग था लुइस 16, 1774 में वो थ्रोन असेंड किया, राजा बना, राजगद्दी पर बैठा। उसकी फैमिली, नेम ऑफ हिज फैमिली बॉर्बन फैमिली, ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। और उसके जो मैरिज हुआ वो मैरी एंटोनेट, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट। तो उनके फैमिली का बैकग्राउंड ये था। अब पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बिलोंग देयर, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी बिलोंग करते थे। क्लर्गी कौन होते थे? जो चर्च से बिलोंग करते थे, चर्च उनके से बिलोंग करने वाले फादर, पादरी, उनके फैमिली, उनके रिलेशन, सभी लोग फर्स्ट स्टेट के पार्ट थे। सेकेंड स्टेट में नॉबिलिटी थे। नॉबिलिटी मतलब किंग, मोनार्क और उनकी फैमिली या रिलेशन, सारे लोग नॉबिलिटी के तहत आते थे। कॉमन पीपल थर्ड स्टेट में आते थे। कॉमन पीपल 3 पार्ट में डिवाइड था। 3 पार्ट। एक पार्ट रिच में था, जो रिच में बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स एंड बिग बिजनेसमैन। सेकंड में पीजेंट्स, आर्टिसंस, एंड थर्ड में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट एक्सेट्रा। तीनों। अब ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों मिलकर बनाते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों मिलाकर बनाते थे स्टेट्स जनरल। जो एक उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी वो था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, यानी जिसमें फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते थे, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते थे एंड थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते थे। अब फर्स्ट स्टेट में टोटल मेंबर, फर्स्ट स्टेट में टोटल 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। सेकेंड स्टेट में भी टोटल 300 होते थे, बट थर्ड स्टेट में 600 होते थे। ये 300 मिलकर यह होता था 1 वोट। 600 मिलकर ये 300 कैलकुलेट करके ये भी पा देते थे 1 वोट। और कॉमन पीपल 600 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इनका काउंट होता था 1 वोट, यानी नॉबिलिटी से 300 रिप्रेजेंटेटिव पर 1 वोट,
क्लर्की से 300 रिप्रेजेंटेटिव पर 1 वोट एंड कॉमन पीपल पर 600 रिप्रेजेंटेटिव पर 1 वोट को काउंट होता था। अब ये 1 वोट और 1 वोट दोनों मिलाकर 2 वोट्स, और ये 1 वोट्स। अब 2 वोट्स थे तो किसी भी तरह जब वोटिंग होती थी तो ये 2 वोट्स है तो ये पास हो जाता था, कोई भी बिल पास होता था। क्यों पास होता था? इनके पीछे एक बड़ा रीजन था। क्या रीजन था? रीजन था कि टोटल प्रिविलेजेस, जो ऑल प्रिविलेजेस यूज ऑफ नोबेल एंड क्लर्की, यानी जितनी भी सुख सुविधा थी, जितने भी ऐशो आराम की चीजें थी, सुख सुविधा थी, वो टोटल कौन यूज करता था? वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट यूज करता था। वो दोनों स्टेट यूज करते थे। और कोई भी पूरे सुख सुविधा करने के बाद कोई भी टैक्स ये पे नहीं करते थे। बिना टैक्स पे किए हुए सारे सुख सुविधा का यूज ये फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी एंड क्लर्की दोनों लोग करते थे। लेकिन पे कौन करता था आखिर में? तो पे करता था थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे टोटल, वो पे करते थे। क्यों? टोटल नो प्रिविलेजेस, इनको कोई भी सुख सुविधा नहीं था। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे एक बड़ा कॉज था। उस बड़े कॉज में एक सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। और ये गुस्सा क्यों बढ़ रहा था? इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि कॉमन पीपल जो टोटल ऑल टैक्स पेयर, टोटल टैक्स वो पे करते थे, टोटल टैक्स पे करते थे, बट उसके एवज में नो प्रिविलेजेस, उनको कोई प्रिविलेजेस मिलता ही नहीं था। प्रिविलेजेस नहीं मिलता था। इसका मतलब ये गुस्सा था कि आखिर हमको कोई सुख सुविधा मिलता नहीं है। अगर हम आप करें तो हम टैक्स पे करेंगे, तो हम तो सरकार से चाहेंगे ना कि भाई जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसके एवज में हमको कुछ सुख सुविधा मिले। लेकिन अब सरकार कहेगी हम आपको सुख सुविधा लेंगे, टैक्स आपसे लेंगे, तो गुस्सा होगा। यही गुस्सा धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा कारण बन गया। तो इनके पास नो प्रिविलेजेस, कोई भी सुख सुविधा, प्रिविलेजेस मीन्स कोई सुख सुविधा नहीं थी। बट ऑल टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स लगते थे, अब टैक्स अलग अलग कई टैक्स थे। टैक्स सॉल्ट टैक्स थे। अब टैक्स, एक टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किंग डायरेक्ट लेता था उसको कह रहे थे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो जो चर्च लेता था। चर्च था, इसको जो टैक्स लेता था, ये टैक्स था, इस टैक्स को कहते थे टीथेज। ये टीथेज जो था 1/10 ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे वो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 10% हिस्सेदारी कौन था? डायरेक्ट वो चर्च लेता था। और जो किंग मोनार्क लेता था, ये जो टैक्स डायरेक्ट लेता था, इसको बोलते थे टैले। तो टू टाइप्स ऑफ टैक्स इन्वॉल्व था फ्रांस में। एक था टैले, एक टैक्स टैले जो किंग डायरेक्ट लेता था, और दूसरा टैक्स था टिथेज जो चर्च, यानी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 और टोटल का लेता था ये चर्च। तो टैले और टिथेज अलग अलग यूज करते थे। अब टैक्स में क्या क्या था? टैक्स में था टोबैको टैक्स, टोबैको टैक्स,
salt tax, tobacco tax, salt tax, नेविगेशन टैक्स, बहुत सारे टैक्स। ये टोटल पे कौन कर रहा था? कॉमन पीपल, यानी 93% पीपल टैक्स पे करते थी, और ये टैक्स पेयर थी। 93% पीपल ये टैक्स पेयर थी, और 7% में कौन थे? पिछले टॉपिक में आपको मैंने बताया 7 में नोवेल प्लस क्लर्गी, ये नो टैक्स पेयर थे। तो इस तरह से अलग अलग टैक्स टीथेस और टैले, जो टैले जो था डायरेक्ट टैक्स था, जो डायरेक्ट किंग के द्वारा लिया जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो चर्च लेती थी, यानी उसको कहते थे टीथेस। टीथेस 1/10 टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का चर्च वसूल करते थे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल फिर इसी टॉपिक से आगे हम चलेंगे और कुछ डिटेल में और बात करेंगे।